मेरे जेठ 42 साल के हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह कुंवारे थे। मुझे और मेरे पति को और हमको एक साथ देखकर जेठ जी हमेशा तड़पते रहते थे। जब भी मेरा पति कहीं बाहर जाता तो मौका पाकर भाई साहब मुझे अपने कमरे में बुला लेते या फिर देर रात तक मेरे कमरे में आ जाते। एक बार भाई साहब ऑफिस से देर रात घर आए। आते ही वह अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर सो गए। तब उनकी सेवा करने के लिए मैं उनके कमरे में गई। उस समय उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। जब भाई साहब ने अपने शरीर पर से कंबल हटाया तो सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे कमरे में जाने से पहले ही भैया पूरी तैयारी करके लेटे थे। उनके शरीर पर से कंबल हटते ही मेरी नजर वहीं खड़े भाई साहब पर ठहर गई, मानो जैसे मैं किसी अलग दुनिया में खो गई। दोस्तों, आपसे हाथ छोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम सुमन है। मेरी शादी को अभी 8 महीना ही हुआ था। उस पूरे 8 महीने में जो भी चीज मैं अपने पति से मांगती थी, वह मुझे लाने से पहले कहता था कि भाई साहब से पूछ कर लाता हूँ, भाई साहब से पैसे लेता हूँ। हर चीज में मेरा पति बड़े भाई साहब की अनुमति लेता था। सुरेश और महेश दोनों भाई थे। सुरेश छोटा था, जबकि महेश बड़े भाई साहब थे। उन्होंने शादी ही नहीं की थी अपने पति विकास से। मैंने भाई साहब की शादी ना करने का कारण पूछा, तब वो बोले, अब तक मुझे भी इसका कारण समझ में नहीं आया है। भाई साहब को शादी करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए माँ ने मेरी शादी करा दी। भाई साहब अब 45 साल के हो चुके थे। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि मेरे ससुराल की पूरी संपत्ति भाई साहब की ही है। उन्होंने खुद अपनी कंपनी स्थापित की थी। मेरा पति अपने भाई की कंपनी में काम करता था। सीधे शब्दों में तो वह भाई की कंपनी संभालता था। हमारा रहने वाला बंगला भी भैया ने ही बनवाया था। घर में दोनों भाई मिलकर रहते थे। सासू माँ तो मुझसे कहती थीं, अब तुम घर में आई हो तो तुम्हें ये जिम्मेदारी संभालनी होगी कि घर का माहौल हमेशा खुशहाल और सौहार्दपूर्ण बना रहे। सासू माँ की बातों से मुझे यह आभास होने लगा कि भैया ने अपने जीवन को पूरी तरह से परिवार के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने सपनों और इच्छाओं को कहीं पीछे छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि छोटे भाई और पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। भाई साहब की आंखों में अक्सर एक अजीब सी चमक और दर्द का मेल देखा करती थी। वह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, मगर उनकी मुस्कान के पीछे एक न बुझने वाला सूनापन छिपा होता था। एक दिन जब मैं चाय लेकर उनके कमरे में गई तो देखा कि वे एक पुरानी तस्वीर को हाथ में लिए बैठे थे। तस्वीर में वे एक लड़की के साथ मुस्कुरा रहे थे। उस लड़की की आंखों में सपने और चेहरे पर एक अद्वितीय चमक थी। मैंने साहस जुटाकर पूछा, भाई साहब, ये कौन है? कुछ क्षण के लिए कमरे में खामोशी छा गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह अनामिका है, मेरे अतीत की सबसे खूबसूरत कहानी। उनकी आवाज में दर्द और प्यार का एक अनोखा मिश्रण था। मुझे समझ में आने लगा कि भाई साहब ने अपना दिल कभी किसी को सौंपा था, पर किसी कारणवश वह प्रेम कहानी अधूरी रह गई। क्या आप मुझे उसकी कहानी सुनाएंगे? मैंने धीरे से पूछा। वे मेरी ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्यों नहीं, शायद अब समय आ गया है कि कोई तो मेरी इस कहानी का हिस्सा बने। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों में अतीत की यादें संजोते हुए कहानियों के पन्ने पलटने लगे। भाई साहब ने अतीत के पन्नों को पलटते हुए अपनी आंखों में एक चमक और दर्द के साथ कहा, अनामिका मेरे कॉलेज के दिनों की साथी थी। वो मेरे जीवन की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। उसकी हंसी से ऐसा लगता था जैसे किसी झरने की आवाज गूंज रही हो। उसकी बातें, उसकी मासूमियत और उसका हर पल को खुलकर जीना मुझे मोहब्बत में बांधता चला गया। मैंने देखा उनकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगी थीं। उन्होंने बात जारी रखी, हम दोनों ने सपने देखे थे, एक साथ घर बसाने के, अपने परिवार के संग एक खुशहाल जीवन बिताने के, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अनामिका के पिता की अचानक मृत्यु हो गई और उनका परिवार कर्ज में डूब गया। उसे मजबूरन अपने परिवार के लिए एक अमीर व्यापारी से शादी करनी पड़ी। वो मुझसे मिलने आई थी आखिरी बार। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं अपने परिवार के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दूं? मैंने उसका जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में ताकता रहा। वो समझ गई और उसने अपनी जिम्मेदारी चुनी। भाई साहब की आवाज भर्रा गई। वे चुप हो गए और फिर बोले,
उस दिन के बाद मैं अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाया। मैंने खुद को काम में डुबो दिया, अपना सब कुछ अपने परिवार और तुम्हारे पति की सफलता के लिए झोंक दिया। शायद इसी वजह से मैंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि मेरा दिल तो उसी दिन अनामिका के साथ चला गया था। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई थी। मेरे दिल में भाई साहब के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उनकी त्याग और मोहब्बत की कहानी ने मेरे हृदय को छू लिया। मुझे समझ में आ गया कि उनके हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा था, एक अधूरी कहानी जिसने उन्हें कभी खुद के लिए जीने नहीं दिया। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई साहब, आपकी कहानी अधूरी नहीं है। ये प्रेम का वो अध्याय है जिसने आपके व्यक्तित्व को इतना महान बना दिया। आप आज भी उसी प्यार के साथ जी रहे हैं और यही आपकी सच्ची ताकत है। उन्होंने मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अनामिका की यादें मेरे जीवन का वो हिस्सा हैं जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकता। वो मेरे दिल का एक अटूट हिस्सा है। उस रात पहली बार मैंने महसूस किया कि भाई साहब के चेहरे पर शांति और सुकून की झलक थी। शायद उन्होंने आज अपनी कहानी साझा कर दिल का बोझ हल्का कर लिया था। उस रात के बाद भाई साहब और मेरी बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। वे अपने अतीत की बातें मुझसे साझा करते और मैं उनके अनुभवों को सुनते हुए उन्हें समझने की कोशिश करती। उनके शब्दों में एक गहराई थी, एक ऐसा दर्द और प्यार जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। एक शाम, जब सर्दियों की ठंडी हवा हमारे बंगले के खुले आंगन में बह रही थी, मैं और भाई साहब चाय पीते हुए चुपचाप बैठे थे। उनकी नजरें कहीं दूर आसमान की ओर देख रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वे अनामिका की यादों में खोए हुए थे। मैंने उनकी खामोशी तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, भाई साहब, क्या आपको कभी लगता है कि प्यार दोबारा हो सकता है? वे मुस्कुराए। एक हल्की सी चमक उनकी आंखों में आई। प्यार तो हर इंसान के जीवन में एक ही बार पूरी शिद्दत से होता है, लेकिन हाँ, शायद रिश्तों का रूप बदल सकता है, भावनाएं नए तरीके से उजागर हो सकती हैं। उनकी आवाज में एक गर्मजोशी और संवेदनशीलता थी जो सीधे दिल को छू गई। मेरे मन में अनायास ही एक सवाल उभर आया, क्या आपने कभी सोचा कि अनामिका ने भी आपको भुलाया होगा? भाई साहब ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, शायद उसने कोशिश की होगी, पर कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो दिलों में बिना शब्दों के ही बसे रहते हैं, और मुझे लगता है कि हम दोनों ने उन अनकहे शब्दों को अपने अपने तरीकों से जिया है। हमारी बातें अब अधिक गहरी हो चली थीं। उनके शब्दों में जो दर्द और प्रेम की मिली जुली भावना थी, वह मेरे मन को भिगो रही थी। मैंने महसूस किया कि उनके प्रति मेरा सम्मान अब एक अनकहे भाव से जुड़ गया था, जो मेरे और उनके बीच एक अदृश्य डोर की तरह था। अचानक भाई साहब ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक नर्म मुस्कान थी। तुम बहुत संवेदनशील हो, ये घर तुम्हारे कारण आज और भी जीवंत है। मैंने हौले से कहा, आपकी बातें सुनकर मैंने भी सीखा है कि प्यार में सिर्फ पाने की चाह नहीं होती, कभी कभी उसका एहसास ही सब कुछ होता है। हमारी बातों के बीच मैं उनके पास बैठी और उस पल में हम दोनों ने महसूस किया कि हम एक दूसरे के अनुभव और भावनाओं के साझेदार बन चुके थे। ये रिश्ता मर्यादा में रहते हुए भी एक अनकही नजदीकी और विश्वास की डोर से बंध चुका था। भाई साहब ने धीरे से कहा, जीवन में कुछ कहानियां उस रात के बाद भाई साहब और मेरी बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। वे अपने अतीत की बातें मुझसे साझा करते और मैं उनके अनुभवों को सुनते हुए उन्हें समझने की कोशिश करती। उनके शब्दों में एक गहराई थी, एक ऐसा दर्द और प्यार जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। एक शाम, जब सर्दियों की ठंडी हवा हमारे बंगले के खुले आंगन में बह रही थी, मैं और भाई साहब चाय पीते हुए चुपचाप बैठे थे। उनकी नजरें कहीं दूर आसमान की ओर देख रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वे अनामिका की यादों में खोए हुए थे। मैंने उनकी खामोशी तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, भाई साहब, क्या आपको कभी लगता है कि प्यार दोबारा हो सकता है? वे मुस्कुराए। एक हल्की सी चमक उनकी आंखों में आई। प्यार तो हर इंसान के जीवन में एक ही बार पूरी शिद्दत से होता है, लेकिन हाँ, शायद रिश्तों का रूप बदल सकता है, भावनाएं नए तरीके से उजागर हो सकती हैं। उनकी आवाज में एक गर्मजोशी और संवेदनशीलता थी जो सीधे दिल को छू गई। मेरे मन में अनायास ही एक सवाल उभर आया, क्या आपने कभी सोचा
कि अनामिका ने भी आपको भुलाया होगा? भाई साहब ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, शायद उसने कोशिश की होगी, पर कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो दिलों में बिना शब्दों के ही बसे रहते हैं, और मुझे लगता है कि हम दोनों ने उन अनकहे शब्दों को अपने अपने तरीकों से जिया है। हमारी बातें अब अधिक गहरी हो चली थीं। उनके शब्दों में जो दर्द और प्रेम की मिलीजुली भावना थी, वह मेरे मन को भिगो रही थी। मैंने महसूस किया कि उनके प्रति मेरा सम्मान अब एक अनकहे भाव से जुड़ गया था, जो मेरे और उनके बीच एक अदृश्य डोर की तरह था। अचानक भाई साहब ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक नर्म मुस्कान थी। तुम बहुत संवेदनशील हो, ये घर तुम्हारे कारण आज और भी जीवंत है, मैंने हौले से कहा। आपकी बातें सुनकर मैंने भी सीखा है कि प्यार में सिर्फ पाने की चाह नहीं होती, कभी कभी उसका एहसास ही सब कुछ होता है। हमारी बातों के बीच मैं उनके पास बैठी, और उस पल में हम दोनों ने महसूस किया कि हम एक दूसरे के अनुभव और भावनाओं के साझेदार बन चुके थे। ये रिश्ता मर्यादा में रहते हुए भी एक अनकही नजदीकी और विश्वास की डोर से बंध चुका था। भाई साहब ने धीरे से कहा, जीवन में कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, पर उनकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। यही यादें हमें सिखाती हैं कि कैसे जिया जाए, कैसे दूसरों के लिए त्याग किया जाए। और शायद यही कारण है कि आज मैं तुम्हें इस तरह देखता हूं जैसे अपने परिवार की सबसे अनमोल कड़ी। उस रात मैंने पहली बार देखा कि भाई साहब के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उनका दर्द कम हुआ था, जैसे किसी ने उनके दिल की सबसे गहरी परतों को छू लिया हो। हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता पनप चुका था जिसमें प्रेम, सम्मान और एक अनकहा वादा था, साथ निभाने का। चाहे वह किसी भी रूप में हो, पूरी नहीं होती, पर उनकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। यही यादें हमें सिखाती हैं कि कैसे जिया जाए, कैसे दूसरों के लिए त्याग किया जाए। और शायद यही कारण है कि आज मैं तुम्हें इस तरह देखता हूं जैसे अपने परिवार की सबसे अनमोल कड़ी। उस रात मैंने पहली बार देखा कि भाई साहब के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उनका दर्द कम हुआ था, जैसे किसी ने उनके दिल की सबसे गहरी परतों को छू लिया हो। हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता पनप चुका था जिसमें प्रेम, सम्मान और एक अनकहा वादा था, साथ निभाने का, चाहे वह किसी भी रूप में हो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए।